गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर 6 न्यायपालिका द जुडिशरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो संविधान की व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है और संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देती है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जनहित याचिका के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, ये सारी बातें इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। आज हमने पढ़ना है न्यायालयों के बारे में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और इनके कार्य और इनके क्षेत्राधिकार के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय जो कि एक एकीकृत न्यायपालिका का हिस्सा है, उसको आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि हमारे देश का एक उच्चतम न्यायालय होगा। वैसे तो हमारे देश में आजादी से पहले भी न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिन्हें संघीय न्यायालय कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन वो न्यायालय सर्वोपरि नहीं था। उसके निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उसके साथ ही हमारे देश में जो संघीय न्यायालय था उसका नाम बदल करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। 28 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके साथ ही, क्योंकि संविधान में वर्णन किया गया है, और उसके साथ ही 2 दिन के बाद ही 28 जनवरी को हमारे उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई थी। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे हरिलाल कान्हा और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं श्री अरविंद बोबड़े। श्री अरविंद बोबड़े हमारे देश के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री अरविंद बोबड़े। हमारे देश में जो न्यायपालिका के स्ट्रक्चर है वो पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित है, एक ही है ये, और इसमें 31 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में ये बात है कि परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। ये परंपरा 2 बार बीच में 1973 और 77 में तोड़ी भी गई है, लेकिन फिर से अभी भी यही है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में ये सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश है। प्रारंभ में जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय बना था तो सिर्फ 11 न्यायाधीश थे, फिर उनकी संख्या बढ़ा करके 14 की गई, फिर 18 की गई और फिर 26 की गई। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश समेत 31 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके न्यायाधीशों की जो आयु सीमा है वो 65 ईयर्स होती है। 65 ईयर्स के होने तक ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी हमने पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या है, किन किन मामलों पर उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय सुनाता है। तो अब देखिए, इसको हम 6 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, और उसके साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी इसके पास है
और उसके साथ साथ ये एक अभिलेख न्यायालय भी है। तो इसमें हमने देखना है कि उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, जिसमें हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जिन मामलों में उस क्षेत्राधिकार को सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या बातें आती हैं? अगर संघ सरकार और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो वो विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा। अगर राज्य के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद को भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। और तीसरी बात, अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद है, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है अभी, और अगर उनका किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और संविधान की व्याख्या का कहीं पर अगर प्रश्न आता है तो संविधान की व्याख्या करने का भी दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई भी निर्णय संविधान के अनुसार नहीं दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस संविधान की व्याख्या करता है, उस बात की व्याख्या करता है कि सही मायने में संविधान इस बारे में क्या कह रहा है। तो जैसे कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो, जैसे मान लो कि किसानों के को जैसे अभी जो चल रहे 3 अध्यादेश जारी किए हैं, बिल बनाने के ऊपर जो बात चल रही है, अगर किसी मामले पर इन दोनों के बीच में कोई विवाद है तो सीधा मामला कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर मान लो जैसे कि कई राज्यों के बीच में सीमा विवाद है, नदी पानी विवाद है, जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद है तो सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल के बारे में मामला है तो वो भी सीधा कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सवाल आता है, अगर कोई किसी की खरीद फरोख्त करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अगर कोई खिलाफ जा रहा है या स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ जा रहा है तो सीधा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका, अपनी अर्जी दे सकता है। और उसके साथ ही संविधान की व्याख्या का समझ में आ गया होगा आपको कि संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकार, अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की अगर कोई बात किसी को समझ नहीं आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो अंतिम होगा। अंडरस्टूड? अब ये तो था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि शुरुआत में ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। ठीक है, अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अभिप्राय है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जो मामला पहले से चल रहा है छोटे कोर्ट्स में और उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। किन किन मामलों में? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। मान लो किसी उच्च न्यायालय ने किसी मामले में निर्णय दे दिया और जो अक्यूज्ड है उसको ये निर्णय, उसको लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मान लो किसी को निम्न न्यायालय ने छोड़ दिया था, उच्च न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दे दी तो वो बंदा फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकता है। कई बार आपने आम भाषा में भी सुना होगा कि फला केस था और वो नीचे के कोर्ट में तो हार गए या नीचे के कोर्ट में तो जीत गए थे लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें हरा दिया है। सुना होगा ना इस तरह की बातें। तो ये सारी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा, संवैधानिक मामले। अगर कहीं संविधान का प्रश्न अटकता है, उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है लेकिन अक्यूज को लग रहा है कि ये संविधान के अनुसार सही निर्णय नहीं है तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील कर सकता है या फिर उच्चतम न्यायालय खुद भी किसी मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं। फिर आता है निगरानी मामले। पैसे का मामला होता है ये। अगर जनहित के संबंध में अगर कोई पैसे का विवाद है कि जिससे जनता के हित में बाधा पड़ रही है, ऐसा कोई धन संबंधी विवाद है तो इस तरह के विवाद
के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फौजदारी मामलों में, आपराधिक मामलों में भी जैसे आपने देखा होगा निर्भया केस में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्णय गया, फिर उच्च न्यायालय में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अर्जी दी गई थी और उनको फांसी की सजा हो गई थी। तो इस तरह से दीवानी मामले हैं और आपराधिक मामले हैं या संवैधानिक किसी मामले, संवैधानिक मामले यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले हैं, तो उनके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। आगे आता है हमारा परामर्शदात्री कार्य, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह मांग सकता है। तो ये था हमारे परामर्शदात्री कार्य सर्वोच्च न्यायालय के। और फिर आता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये मैंने आपको मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षा और वो प्रतिषेध। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा भी कि उसको जो छठा मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा अधिकार, मौलिक अधिकार के आत्मा अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट। और उसके साथ साथ आर्टिकल 137 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है। कोई निर्णय पहले हो चुका है लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार उस निर्णय को बदलने की आवश्यकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 137 के अनुसार ये शक्ति दी गई है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, यानी न्याय को दोबारा से देख सकते हैं, अगर जरूरत है तो उसे बदल भी सकते हैं। फिर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अभिलेख न्यायालय भी है। आर्टिकल 129 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका मतलब है कि जितने भी निर्णय होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में वो उन सबको लिपिबद्ध किया जाता है, उन सबको लिखा जाता है और आगे के रेडी रेफरेंस के लिए उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। अंडरस्टूड? तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री, मौलिक अधिकारों का संरक्षक आर्टिकल 32 में, और उसके साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और सबसे बड़ा अभिलेख न्यायालय। अंडरस्टूड? हमारा सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री अरविंद बोबड़े। वर्तमान में 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रहेंगे। अंडरस्टूड? तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद किसका नंबर आता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। और हमारे देश में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट 24 है। हाई कोर्ट 124 के 214 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। आर्टिकल 231 ये कहता है कि हमारे देश में जो उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी का एक ही उच्च न्यायालय है, ऐसे ही दादरा नगर हवेली, गोवा और महाराष्ट्र का और दमन दीव का एक ही उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से आर्टिकल 231 ये कहता है कि देश में 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक न्यायालय हो सकता है। ये तो है उच्च न्यायालय। कितने हैं टोटल? 24। कितने उच्च न्यायालय हमारे देश में? 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है और फिर उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वही है कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 साल तक वकालत कर चुका हो। अंडरस्टूड। फिर आता है इसका स्थानांतरण। आर्टिकल 222 अनुच्छेद 222 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी किया जा सकता है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादला किया जा सकता है आर्टिकल 222 के अनुसार, और यह तबादला मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अंडरस्टूड। और इनका कार्यकाल होता है 62 ईयर्स। जैसे उच्चतम न्यायालय का 65 ईयर्स और उच्च न्यायालय का 62 ईयर्स। अंडरस्टूड। अब बात आती है कि इनके कार्य क्या होते हैं उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के भी वही कार्य होते हैं जो अपने, जैसे सबऑर्डिनेट परामर्शदात्री कार्य भी ये कर सकता है कि अगर राज्यपाल इनसे कोई सलाह चाहे दे सकता है, और अपीलीय न्यायालय भी है, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। क्यों? क्योंकि जो नीचे के जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके खिलाफ, इनके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस तरह से ये अपीलीय न्यायालय भी है, ये परामर्शदात्री भी है और प्रारंभिक भी है। कुछ मामलों में प्रारंभिक न्यायालय भी है। अगर कम पैसे का कोई मामला, दीवानी मामला है, फौजदारी मामला है, तो प्रारंभ में वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये उच्च न्यायालय के कार्य भी उसी तरह से जब जो कि अपने सबऑर्डिनेट के प्रति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके पास तो सारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के लिए बड़े बड़े मामले आते ही हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि हर जिले में होता है, और इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट होते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं जो ये ब्लॉक वगैरह होते हैं उनमें होते हैं, तहसील में होते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या सबसे ज्यादा, फिर कम है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में एक ही है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय सर्वोपरि है। इसने सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया गया वो सभी न्यायालयों के लिए मान्य होगा। अंडरस्टूड। तो आज हमने न्यायपालिका वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और बात है सिलेबस की, तो इस साल काफ़ी सिलेबस रिड्यूस किया गया है आपका। 11th क्लास में आपके 2 चैप्टर और रहते हैं इस बुक से, भारतीय संविधान वाले से। सिद्धांत और व्यवहार की बुक के अभी 2 चैप्टर हमारे रहते हैं करने, और जो संघात्मक शासन है वो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, और दूसरा चैप्टर जो स्थानीय शासन है यानी कि 7वां और 8वां, इस बुक के दोनों चैप्टर डिलीट कर दिए गए। 7वां भी नहीं आएगा और 8वां भी नहीं आएगा। 9वां और 10वां चैप्टर संविधान एक जीवंत दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये हमने करने हैं वीडियो के थ्रू। ओके। ऐसे ही फर्स्ट बुक के भी 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, उसमें भी हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं, वो भी करेंगे धीरे धीरे। ओके। तो साथ के साथ इनके नोट्स बनाने हैं और इनको याद करना है। थैंक यू।